किसी भी नीतियों का निर्धारण करना है तो उसके लिए निर्देश दिया गया कि ऐसा रखना चाहिए, लेकिन इसे वाद योग नहीं बनाया गया। मतलब अगर कोई राज्य ऐसा नहीं करता तो उसके लिए न्यायालय में हम चैलेंज नहीं कर सकते। और हम लोग आज समझेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज को हम लोग कहते हैं मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य आज हम लोग का टॉपिक है और इसी चीज को हम लोग आज समझें। मूल कर्तव्य का मतलब हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब जैसे आपके पिताजी आपके घर के लिए उनके कुछ नीतियों के बनाने के लिए अगर निर्देश है कि ऐसे बनना चाहिए, तो आपके पिताजी भी आपसे ही आशा रखते हैं कि हमारे संतान का ये कर्तव्य होगा कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। अगर राज्य जनता के लिए कुछ निर्देश का पालन कर रहा है तो जनता की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो राज्य के लिए कुछ ना कुछ उनके भी कर्तव्य हैं, और इसीलिए इसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य का चर्चा है, कितने मूल कर्तव्य का चर्चा है, चॉइस ए मान लो देता है 7 मूल कर्तव्य, 10 मूल कर्तव्य, 11 मूल कर्तव्य। जल्दी से आंसर दीजिए, हमारे मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य की चर्चा की गई है? जल्दी से आंसर दें। सी शाहनवाज जी 11 पे है, 11 मूल कर्तव्य की बात कर रहा है, सी की बात चल रहा है 11, बी में 10। चलिए 10 और 11 पे मैक्सिमम बचे हैं। वेरी गुड। तो हम लोग इसके आंसर पर देखते हैं। आपको ये सुखद आश्चर्य होगा कि हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या 0 है। मतलब हमारे मूल संविधान में किसी प्रकार के मूल कर्तव्य की चर्चा ही नहीं। इसलिए 10 या 11 मारने से आपको 0 नंबर आ जाएंगे। मूल रूप से जो हमारा संविधान मिला उसमें कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। सही आंसर 0। कोई 10 और 11 और 7 नहीं होगा। यानी मूल रूप से जो हमारे संविधान निर्माता है उन लोगों ने किसी नागरिकों के कर्तव्य की चर्चा नहीं किया। और जिस समय कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी, जो आप 42वां संविधान संशोधन की बात आप देखते हो, उसके लिए मुख्य रूप से 1976 में एक स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। और स्वर्ण सिंह समिति के कई रिपोर्ट को माना गया कि हाँ ये चीज सही है, और उसी के अंतर्गत 42वां संविधान संशोधन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जो मिनी लघु संविधान कहलाता है, उसी में स्वर्ण सिंह समिति का रिपोर्ट है कि अगर राज्य की ड्यूटी है कि वह नागरिकों के प्रति बढ़िया बिहेवियर रखेगा, अच्छे नियम कानून बनाएंगे, तो नागरिकों का भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए। ऐसे इस प्रकार के किसी तरह के कर्तव्य की चर्चा किसी विकसित देशों के संविधान में नहीं है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई सब देश हो, उन देशों के संविधान में मूल कर्तव्य नहीं है। हाँ, जापान के संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य बताए गए हैं। मेन सबसे ज्यादा मौलिक कर्तव्य समाजवादी देशों में होते हैं। समाजवादी देशों में मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करने पर भी ये विधि योग्य है, न्यायालय में उसे सजा दी जा सकती है। जैसे मूल अधिकार आप देख रहे हो, उसी प्रकार से मूल कर्तव्य भी है, ये आपको हर हाल में पालन करना ही करना है। ये समाजवादी कंट्री में होते हैं। और इसीलिए सोवियत संघ रूस से हमारे स्वर्ण सिंह समिति ने रूस से मूल कर्तव्य को लिया कि किस प्रकार नागरिकों के क्या कर्तव्य बनते हैं, और इन्होंने स्वर्ण सिंह समिति ने ये अनुशंसा किया कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्य नागरिकों के ऐड होने चाहिए, जिस प्रकार रूस में ऐड है। और इन्होंने 8 मूल कर्तव्य बनाने के लिए अनुशंसा किया कि 8 मौलिक अधिकार नागरिकों को मिलना चाहिए। इन्होंने रसिया मॉडल के अनुसार ही अनुशंसा किया कि यदि कोई नागरिक मूल कर्तव्य को नहीं मानता है तो संसद उस पर फाइन लगा सकती है। ये इन्होंने अनुशंसा किया। इन्होंने मौलिक कर्तव्य में यह भी कहा कि नागरिकों का टैक्स देना, कर देना, ये भी मौलिक कर्तव्य है, नागरिकों को टैक्स देना चाहिए। मूल कर्तव्य का पालन नहीं करते तो संसद उस पर कोई भी जुर्माना लगा सकती है। कई अनुशंसा स्वर्ण सिंह समिति दिए थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने स्वर्ण सिंह समिति के इस बात को माना कि मूल कर्तव्य होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज। लेकिन उन्होंने स्वर्ण सिंह समिति के कई बातों को नहीं माना। टैक्स वाली बात उन्होंने नहीं माना कि नागरिकों का कर्तव्य है टैक्स दो। उस समय गरीबी थी, गरीबी हटाओ का नारा चलने वाला था, और इसीलिए टैक्स वाली बात हट गई, संसद द्वारा जुर्माना वाली बात हट गई, और 8 के बदले 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हम लोग अपने संविधान में अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था, किस भाग में इसको जोड़ा जाए। कुछ लोगों का मानना था कि भाग 3 में अगर हम जोड़ दें, कुछ लोगों का मानना था कि भाग 4 में जोड़ दें। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था कि किस भाग में हम एबीसी करके जोड़े। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात था कि अगर भाग 3A में होता तो यानी तीसरा के समान है, और तीसरा में फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार है, जिसके लिए कानून एकदम वाद्य योग्य है, सुनेगा। यानी अगर मौलिक कर्तव्य हमारा अगर कानून में जाने योग्य होता तो हमारा यहाँ डालना ज्यादा उचित होता। लेकिन उस समय के तत्कालीन सरकार ने सोचा कि हम इसे जरूरी नहीं बनाएंगे, नागरिकों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे। नहीं भी करेंगे तो ये वाद योग्य नहीं होगा, और कोई चीज वाद योग्य नहीं होगा तो ये भाग 4 में नीति विधेयक तत्व में था। इसीलिए इसको 4th A के रूप में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हम लोग 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर इसको जोड़े, और 36 से 51 जो यहाँ पे चल रहे थे, इसी में अनुच्छेद 51A के द्वारा हम लोग मूल कर्तव्य को ऐड कर दिए। स्वर्ण सिंह समिति का रिपोर्ट था कि मूल कर्तव्य 8 होने चाहिए, लेकिन ये 42वें संविधान संशोधन से मूल कर्तव्य को 10 किया गया। यानी मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं है, ये 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया भाग 4A में, और इसके लिए अनुच्छेद 51A किया गया, जिसमें भी AB लग गया, मतलब समझना कि वो मूल रूप से नहीं है, बाद में ऐड हुआ है। और मूल रूप से हमारे मूल कर्तव्य की संख्या 10 किया गया। बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में एक और मूल कर्तव्य को बढ़ा दिया गया, और वर्तमान समय में हमारे 11 मूल कर्तव्य, मूल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज नागरिकों के लिए निर्धारित की गई। अब आपको पूछा जाएगा कि बताओ 2002 में मूल कर्तव्य कितने जोड़े गए, तो 11 मत कर देना, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, एक ही जोड़ा गया। कुल मूल कर्तव्य का वर्तमान संख्या 11 है। मूल रूप से मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी, तो 10 आंसर देना। मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे, तो नहीं थे। मूल कर्तव्य किनके रिपोर्ट पर जारी किया गया, स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर जारी किया गया, और मूल कर्तव्य हमारे संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में वर्णित है। इतनी बातें हम समझते हैं कि सभी का बेस क्लियर हो गया होगा, या रूस के संविधान से लिया गया।
तो इतनी बात हम लोग का बिल्कुल स्पष्ट हो गया। मूल कर्तव्य का मतलब नागरिकों के कर्तव्य की बात होगी, नागरिकों की ड्यूटी की बात होगी कि नागरिक को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इसे भी वाद योग्य नहीं बनाया गया। कई आलोचक ये कहते हैं कि अगर ड्यूटीज को डाला ही गया था तो 3A में डालते, वाद योग्य होता तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन चर्चाएं पे चर्चाएं चलते रहेंगे। अब हम लोग का मूल कर्तव्य में सिर्फ एक चीज करना है, 11 मूल कर्तव्य को आपको एक बार केवल सुन लेना है और दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि क्वेश्चन एक आएगा कि निम्नलिखित में कौन मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है, निम्नलिखित में कौन राज्य के नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य दोनों में वर्णित है। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसलिए बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। 11 मूल कर्तव्य हम चाहेंगे कि आप सभी को एकदम याद होते चला जाए। पहला और दूसरा एक जैसा है और फिर इसी प्रकार से तीसरा और चौथा एक जैसा रहेगा। हम लोग पहले 4 मूल कर्तव्य को याद करेंगे। पहला नंबर बिल्कुल एकदम आसान है, जो भी भारत के नागरिक हैं वो वे संविधान का पालन करेंगे, क्योंकि सबसे पहला तो कर्तव्य है कि आप संविधान का पालन नहीं कर रहे हो तो आप कैसा नागरिक हो। इसलिए सबसे पहला मूल कर्तव्य है कि संविधान का पालन करेंगे, संविधान के जो आदर्श है उसको हम मानेंगे, संविधान की जो संस्था है उसका सम्मान करेंगे, जो हमारा राष्ट्रगान है उसका सम्मान करेंगे, जो हमारा राष्ट्रध्वज है उसका सम्मान करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझोगे तो पहला मूल कर्तव्य आपका एकदम क्लियर होगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देख रहे हैं, राष्ट्रीय गीत की बात नहीं है, वंदे मातरम के बारे में नहीं लिखा गया है, जन गण मन राष्ट्रगान की बात है, राष्ट्रध्वज की बात है, संविधान की संस्था की बात है, संविधान के आदर्श जो है, हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं, प्रस्तावना में जो वर्णित है, हमारा आइडियोलॉजी लोकतांत्रिक गणराज्य पंथ निरपेक्ष, इस आदर्श का हम पालन करें। यानी पहला नंबर मूल कर्तव्य बिल्कुल आसान, नागरिक संविधान का पालन करेंगे, हमारे संविधान के आदर्श, संवैधानिक संस्था, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करेंगे। यानी कहीं भी राष्ट्रगान हो रहा है तो आप खड़े हो जाएंगे, राष्ट्रध्वज है तो उसको सम्मान के साथ आदर के साथ फहराएंगे, कोई संवैधानिक संस्था है तो उसका भी आप सम्मान करेंगे और संविधान के आदर्श का भी सम्मान करेंगे और संविधान का पालन करेंगे। दूसरा सेम इसी प्रकार का है, जब हमें आजादी मिली तो ये राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, इस राष्ट्रीय आंदोलन में हमारे कई लोग भाग लिए। तो दूसरा बिल्कुल स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श होंगे, जो एकदम आदर्श थे, भगत सिंह है, गांधी जी है, इन सभी के जो उच्च आदर्श होंगे, जो उन्होंने बातों को बोला उसे हम हृदय में संजोए रखेंगे, हम अपने हृदय में बसाए रखेंगे, उन सभी का भी सम्मान करेंगे। यानी मूल कर्तव्य में पहला और दूसरा, पहला संविधान है और दूसरा आंदोलन में जो हमारे उच्च आदर्श है, उन सभी को हम हृदय में बसा के रखेंगे। तो पहला और दूसरा हम समझते हैं, सभी को बिल्कुल क्लियर होगा। एक बार और सुन लीजिए तो आपका बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। मूल कर्तव्य कह रहा है कि हम संविधान का पालन करेंगे, संविधान के जो आदर्श होंगे, संवैधानिक जो संस्था होंगे, हमारे जो राष्ट्रगान होंगे, जो राष्ट्रध्वज होंगे, इन सभी का हम आदर करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में जो हमारे उच्च आदर्श होंगे, उन सभी को हम अपने हृदय में संजोए रखेंगे। पहला और दूसरा एकदम क्लियर, एक संविधान की बात, एक राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्श की बात है। तीसरा और चौथा हमारे मूल कर्तव्य एक जैसा है। तीसरा कहता है कि भारत की अखंडता को हम लोग रक्षा करेंगे। तीसरा नंबर मूल कर्तव्य है कि जो भारत के नागरिक है वो भारत की एकता और अखंडता की हम रक्षा करेंगे। भारत की एकता और अखंडता, भारत कैसे एक है, हम लोग उसको टूटने नहीं देंगे, इसकी संप्रभुता जो होगी हम उसकी रक्षा करेंगे। और चौथा इसी टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश की हम रक्षा करेंगे और जरूरत पड़ने पर अगर हमें आह्वान किया जाएगा तो हम देश के राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर हो जाएंगे, देश की सेवा में हमेशा तत्पर हो जाएंगे, कभी भी बुलाया जाए तो हम निःशुल्क भी देश का सेवा करेंगे। यानी तीसरा और चौथा आपको सेम उसी प्रकार का है, देश की एकता अखंडता हम लोग इसको बनाए रखेंगे, देश की रक्षा का प्रयास करेंगे और कभी भी देश की रक्षा के लिए आह्वान किया जाएगा तो हम उसमें तत्पर रहेंगे। ये मुख्य रूप से चौथा नंबर हो गया। तो हम समझते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपके स्टेप एकदम क्लियर हो गए। इसी प्रकार से पांचवा और छठा हम लोग सुनते हैं, दोनों के स्टेप सुनते जाओगे, याद होते चला जाए। आप जो भी भारत के नागरिक हैं, ये सभी में भ्रातृत्व बंधुता की भावना का विकास करेंगे, सबको आपस में बंधु समझेंगे। हम ऐसी सभी प्रथाओं का त्याग करेंगे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, मतलब महिलाओं का भी सम्मान करेंगे। हम अपनी सामाजिक संस्कृति, जोड़ने वाली संस्कृति का सम्मान करेंगे। हम सभी आपस में जुड़कर अपनी बंधुता को बनाएंगे। ऐसी कोई भी प्रथा का हम त्याग करेंगे जो महिलाओं के प्रतिष्ठा के खिलाफ हो, यानी महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध कोई काम है तो हम उसका विरोध करेंगे। तुम्हें दिमाग में चौथा पचवा से नहीं बैठाना है, बात को केवल सुन लो, किन किन चीजों की बात चल रही है वही तुम्हें प्रश्न बनेगा। क्या मौलिक कर्तव्य में नहीं है तो आप सुन रहे हो संविधान का पालन, उसके आदर्श को मानना, संवैधानिक संस्था को मानना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, जो राष्ट्रीय आंदोलन में कोई भी हमारा जो उच्च आदर्श है हृदय में संजोए रखना, भारत की एकता अखंडता को बनाए रखना, देश की रक्षा के आह्वान करने पर एकदम तैयार रहना, एकदम देश की बंधुता एकता अखंडता को एकदम कायम रखना, ऐसा कोई काम नहीं करना जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। और अगला, हम अपनी गौरवशाली परंपरा जो हमारा चल रहा है, एक गौरवशाली परंपरा को हम अक्षुण्ण रखेंगे। हमारी जो परंपरा सदियों से चल रही है उसको हम बना के रखेंगे, अक्षुण्ण रखेंगे। ये हमारा छठा नंबर मौलिक कर्तव्य बनता है। सातवां सबसे इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा जाएगा, सातवां बिल्कुल दिमाग में आपका सेट चाहिए, और ये सातवां दोनों जगह है, राज्य के नीति निदेशक तत्व में भी है और यह मौलिक कर्तव्य में भी है। और यदि सातवां है कि हम पर्यावरण, चाहे वो वन हो, झील हो, नदी हो, वन्य जीव हो, कुछ भी हो, हम सभी का पर्यावरण का रक्षा करेंगे। आपको याद है यही चीज वहां राज्य के नीति निदेशक तत्व में भी था। तो हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे और प्राणियों के प्रति संवेदना का भाव रखेंगे, दया का भाव रखेंगे। ये हमारा मौलिक कर्तव्य होगा सातवां नंबर में। आठवां नंबर मौलिक कर्तव्य हम लोग देखें, बहुत आसान है। पर्यावरण वाला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा ये आप तो समझ ही रहे हैं, दोनों जगह हो गया। आठवां में आपको ध्यान रखना है, आठ का मतलब ठाठ से रहने के लिए, आठ का मतलब एकदम ठाठ से रहने के लिए हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करेंगे और हम ज्ञान अर्जन का भी पूरा प्रबंधन करेंगे। जहां भी ज्ञान अर्जित होगा, ज्ञान मिलेगा, हम नागरिक होने के नाते अपने अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाएंगे। आंख बंद करके कुछ नहीं मानेंगे, हम तर्क की कसौटी पर किसी चीज को घसीटेंगे, सही लगेगा तो उस दृष्टिकोण को मानेंगे, हम ज्ञान अर्जन करेंगे। ये नागरिकों का कर्तव्य बनता है, ऐसी भावना का विकास आपके अंदर होनी चाहिए। तो आठ माने ठाठ और ठाठ माने वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन। नौवां नंबर मौलिक कर्तव्य की बात बहुत आसान है। 10वां में हम लोग देखेंगे एकदम 10 का मतलब ऊंचाई पर जाना, देश को उत्कर्ष पर ले जाने का उपाय। और 9, 10, 11, 3 जहां आप सुने तो
मुंह नहीं पहुंचाना। जब नौवा कहेंगे तो आप समझ लोगे कि हमारा कर्तव्य है नो माने नो, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। हिंसा से दूर रहेंगे। और 10वां फिर वही है, हम अकेले या समूह में ऐसा प्रयास करेंगे, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से ऐसा प्रयास करेंगे कि हम उत्कर्ष पे, ऊंचाई पे जाएं और देश को भी आगे बढ़ाएं। नागरिकों का एक कर्तव्य है कि आप व्यक्तिगत अकेले हो या सामूहिक हो, तो ऐसा काम करो जिससे देश उत्कर्ष पर जाए। और लास्ट नंबर हम लोग जो देखें, 11वां नंबर जो हम लोग का मिल रहा है, ये 11वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपसे पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य शुरुआत में ये 10 जोड़े गए। 11वां नंबर हमने अभी आपको बताया 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में ये ऐड किया गया कि अगर आप नागरिक हैं भारत के और अगर आपके संतान होते हैं तो आपका एक कर्तव्य है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक अपने संतान को शिक्षा अवश्य देंगे, उसको जरूर शिक्षित करेंगे, निरक्षर रहने नहीं देंगे। ये मुख्य रूप से कर्तव्य हो गए। तो अब तो हम समझते हैं कि मौलिक कर्तव्य 11 एक बार तेजी में सुन लें तो आपको पूरे दिमाग में सेट हो गया। मौलिक कर्तव्य हम लोग सुन लिए, संविधान का पालन करेंगे, इसके आदर्श को, इसके संस्था को, राष्ट्रगान को, राष्ट्रध्वज का सम्मान करेंगे। दूसरा नंबर हम लोग देखें कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो उच्च आदर्श है उसको हृदय में संजोगे रखें। तीसरा नंबर आपने देखा कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। और चौथा, देश के लिए आह्वान होने पर सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। पांचवा आपने देखा कि बंधुता और भाईचारे का डेवलपमेंट करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध होगा। और छठा, हम अपनी गौरवशाली जो परंपरा हमारी चल रही है उसके महत्व को समझेंगे। सातवां नंबर आपने बहुत इंपॉर्टेंट देखा कि पर्यावरण, चाहे झील हो, नदी हो, वन हो, वन्य जीव हो, सभी की रक्षा करेंगे और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखेंगे। 8 वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है हम विकसित करेंगे, ज्ञान अर्जन करेंगे। 9 माने 9, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हिंसा से दूर रहेंगे। और 10 का मतलब हम व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से ऐसा प्रयास करेंगे कि उत्कर्ष ऊंचाई पर जाए। और ये ग्रामर इंपॉर्टेंट है, 86वां संविधान संशोधन से 2002 में जोड़ा गया कि यदि हमारे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक हमारे संतान होंगे, हम उसको अवश्य शिक्षा प्रदान करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट 2-4 चीजें हैं। हमारा जिस प्रकार राज्य के नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है, उसी प्रकार से ये मौलिक कर्तव्य भी वाद योग्य नहीं है और इसीलिए वाद योग्य नहीं होने के कारण ही इसीलिए इसको भाग 4A में ऐड किया। 4A में ऐड होने का कारण यही है कि इसे कोई ये नहीं कर सकता कि ये नहीं कर रहा है, इसलिए इसको कोर्ट में घसीटा जाए। हाँ, लेकिन समय समय पर कुछ चीजों पर स्पेशली कानून भी बने। जैसे कोई अगर झंडा का अपमान करता है तो उसके लिए वो वाद योग्य हो जाएगा। इसी में कई चीज तुम वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं विकसित करोगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, ज्ञान अर्जन नहीं करेंगे तो जेल नहीं हो। लेकिन कई चीज इसमें ऐड किया गया कि अगर वो चीज आप नहीं करते हो तो उसमें आपको सजा भी मिल सकता है। तो ये था आपका मौलिक कर्तव्य, छोटा सा टॉपिक जो आपका कंप्लीट हो गया। अब अभी 10 क्वेश्चन फटाफट बनाओगे मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड पिछला से, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। और तब अगला दिन से भाग 5 का शुरू होगा और आसान होगा, भाग 5 में ही लोड है, उसके बाद देखते देखते पॉलिटिकल क्लास आपके लास्ट हो जाए। तो चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे सही करते हो। जल्दी से आंसर दीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? जल्दी आंसर दीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? जल्दी आंसर दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी जस्ट पढ़ाया है, फिर भी देख रहे हैं कुछ लोगों के आंसर में अंतर आ जा रहा है। आपको अभी जस्ट बताया है कि हमारे मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं अनुच्छेद 51A में 51 कम है और सी जवाब मैक्सिमम लोग का बिल्कुल सही है। 36 से 51 आपको ध्यान रखना है। नीति को सम्मिलित करने के लिए संस्कृति प्रदान की थी। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, 100% बच्चे सही किए हैं। स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 इन्हीं के रिपोर्ट से मुख्य रूप से मूल कर्तव्य शामिल किया गया। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अगला नंबर क्वेश्चन, एक नागरिक के मूल कर्तव्य में क्या नहीं शामिल है? इसी के लिए आपको इशारा बोले थे कि एक बार याद होते चला जाएगा, परीक्षा में ऐसे ही आएगा कि मूल कर्तव्य में कौन शामिल नहीं है। पहला, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन, पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में संजोगे रखेंगे और पालन करेंगे। अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन की सुधार की भावना का विकास करेंगे। आपको क्या लगता है? आप अभी 11 मौलिक अधिकार सुने, सॉरी मौलिक कर्तव्य, कौन मौलिक कर्तव्य का चर्चा नहीं है? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। अस्पृश्यता मिटाने की कहीं भी चर्चा नहीं है मौलिक कर्तव्य में और 100% सही जवाब आ रहा। इसका मतलब आप अच्छा से सुन रहे थे। अगला क्वेश्चन जल्दी से, किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? जल्दी बताओ, किस एक का संरक्षण नागरिक का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत, अनुसूचित जाति जनजाति, राष्ट्रीय ध्वज बी में राष्ट्रीय ध्वज है और डी वन प्राणी है। अरे इसमें कैसे नालायक जैसा गलती करवाया तुम लोग? बहुत लोग गलती कर दिया, बहुत लोग गलती दे रहे थे। तो बी बहुत गलत लिखे, कितना हल्का है। किस एक का संरक्षण करेंगे? वन और पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। राष्ट्रध्वज का संरक्षण नहीं करेंगे, राष्ट्रध्वज का सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे। राष्ट्रध्वज को संरक्षित नहीं करना है। लोगों को समझ आ, कई बच्चा राष्ट्रध्वज देखा ठाई से मारा, लड्डू नंबर आ जाए। राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का तो सम्मान होगा, संरक्षण पर्यावरण वाला बात होगा, वन्य प्राणियों का संरक्षण करेंगे। तो आपको हम समझते हैं संरक्षण, एक चीज पढ़ करके तब पढ़िएगा तो एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बहुत सुंदर। अगला प्रश्न जल्दी से बताओ, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन किसमें चर्चा किया गया है? मौलिक अधिकार में, मूल कर्तव्य में, निदेशक सिद्धांत में, इनमें से कहीं नहीं। जल्दी बता दो, ग्राम पंचायत के गठन की बात किसमें की गई है? जल्दी से आंसर दे दीजिए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। लेकिन कई लोग नाराजगी भी कर रहा है। पिछले दिन बताया था ग्राम पंचायत के गठन की बात राज्य के नीति निदेशक तत्व में है और इसीलिए सी है, नीति निदेशक तत्व में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई थी और इसीलिए नीति निदेशक तत्व सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न जल्दी से बनाओ, कौन सा तत्व भारतीय संविधान के 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? सोचो, मूल कर्तव्य में क्या नहीं है? राष्ट्रध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का विकास करना, माता पिता और गुरुओं का आदर करना, हमारी सभी संस्कृति के मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। देखो कैसे क्वेश्चन आता है, जो बच्चे नहीं पढ़े हुए हैं उन लोग को लगेगा पता नहीं कौन सा मूल कर्तव्य में नहीं है। वेरी गुड, मूल कर्तव्य अभी 11 है जिसमें एक कहीं नहीं लिखा है माता पिता और गुरुओं का आदर करो। हाँ, महिलाओं के प्रति सम्मान की बात की गई है और सी जवाब मैक्सिमम बच्चे सही कर दिए। वेरी गुड, जल्दी बता दीजिए, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, ये कहां बताया गया? संविधान की उद्देशिका में, राज्य के नीति निदेशक तत्व में, मूल अधिकार में, मूल कर्तव्य में। जल्दी आंसर कीजिए, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे और इसे अक्षुण्ण रखेंगे, ये कहां बताया गया है? बिल्कुल सही जवाब, मूल कर्तव्य में। ये अभी जस्ट हम लोग सुने थे। चलिए अगला नंबर जल्दी से बता दीजिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। कौन मूल कर्तव्य नहीं है? देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति को गौरवशाली परंपरा के महत्व समझना, उसका परिरक्षण करना, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, सार्वजनिक
सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। ग्राम पंचायत के गठन की बात नीति निर्देशक तत्व में है, हमारे मूल कर्तव्य में कहीं नहीं है कि ग्राम पंचायत के गठन में हम सहायता करेंगे। बिल्कुल सही, मैक्सिमम बच्चे सही कर रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छा से ध्यान दियो। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन मूल कर्तव्य नहीं है? अभी जस्ट तुमको सुनाया, तुमको बता दिया क्वेश्चन कैसे आएगा, इसी के लिए सुनाए थे। कौन मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रगति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्श का सम्मान करना। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, 100% सही जवाब। लोक चुनाव में मतदान करना ये हमारे मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। बिल्कुल सही, 100% बच्चे सही कर रहे हैं। और आज के लिए अंतिम क्वेश्चन ये पिछला दिन से रिलेटेड है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी का प्रबंधन किया गया है? पिछला दिन समझाए थे नीति निर्देशक तत्व। उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी आपको बताया था ट्रेड यूनियन बनाने की बात। बिल्कुल सही जवाब है। अनुच्छेद 43A 43B में भी आपको हम समझाए थे सहकारिता की बात। 43A में बताए थे कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता का प्रावधान किया गया। 43A बिल्कुल सही जवाब है। तो अब ये बताइए, आज का क्लास मौलिक कर्तव्य एकदम क्लियर है तो ओके लिख दीजिए। और तब अब संघ वाले सिस्टम में चलेंगे, राष्ट्रपति से सिस्टम हम लोग का शुरू हो जाएगा। हम लोग पिछला क्लास भाग 4 का मूल मौलिक कर्तव्य हम लोग पढ़ चुके थे और मौलिक कर्तव्य के बाद अब धीरे-धीरे पॉलिटी बहुत ही इंटरेस्टेड सेक्शन में होते चला जाएगा। इसमें बहुत अनुच्छेद अब रखने की जरूरत नहीं है, हम अनुच्छेद के साथ लिखेंगे, लेकिन आप प्रोसेस को थोड़ा बढ़िया से समझेंगे, उसमें लिखे गए बात को मेन ध्यान देंगे, उसी से मेन प्रश्न है। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने संविधान का भाग 5। सभी को जैसा कि याद होगा 4 के सेट में आप याद कर लीजिए। 5 आपको याद है केंद्र के बारे में, राज्य केंद्र के बारे में था। भाग 6 आप देखे थे राज्य के बारे में था। भाग 7 आप जो देखे थे राज्य जो विभाजित था उसके बारे में था, जिसे 7वें संविधान संशोधन से खत्म कर दिए थे। और भाग 8 आप देखे थे केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया। यानी हम लोग को 4 भाग फिर क्लियर हो गया। भाग 5, 6, 7, 8। भाग 5 में हम लोग पढ़ेंगे पूरे संघ के बारे में, केंद्र के बारे में। 6 में पूरे राज्य के बारे में। 7 हमारा अवसर राज्य था जो खत्म हो गया। और भाग 8 हम लोग केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा करें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग जरा देखते हैं तो ये भाग 5 ही है। भाग 5 सबसे इंपॉर्टेंट है कई कारणों से, जिस पर हम लोग का ध्यान चाहिए। पहला तो एक विस्तृत हमारा भाग है जिसमें आपका अनुच्छेद 52 से शुरू हो जाएगा, क्योंकि 36 से 51 हम लोग भाग 4 में देखे थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 51 में हम लोग देखे थे मौलिक कर्तव्य। और अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक ये पूरे हम लोग देखें 3 जो फेज है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इस फेज को हम लोग को देखना है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक में। और ये 52 से 151 जो आप देख रहे हैं ये भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें भाग 5 का मतलब ही है कि हम इसमें संघ का मतलब केंद्र के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ हम केंद्र के बारे में स्टडी करेंगे। तो भाग 5 का संबंध सीधा सीधा संघ से है। संघ मीन सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब केंद्रीय व्यवस्था से इसका सीधा संबंध है। भाग 6 जब आएगा तब राज्य की पूरी व्यवस्था पढ़ेंगे, लेकिन जो लोग 5 जैसे पढ़ रहे हैं ठीक वैसे ही 6 आ जाएगा। इसमें हम लोग मुख्य रूप से जो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें कुछ व्यवस्था के बारे में आपको हम बता दें। 2 प्रकार का सिस्टम आप देखते हो, एक केंद्र है और एक राज्य है। दोनों को अलग अलग हम पावर प्रदान करते हैं, तो इसी को संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। केंद्र में आपको बताया गया कि इसमें संसद होगा और राज्य में विधानमंडल होगा। देखो 2 तरह की बात होगी। अगर तुमको संसद की बात कहेंगे तो समझना कि केंद्र है, राज्य में संसद नहीं होते। और विधानमंडल की बात करेंगे तो समझना कि राज्य में। और ठीक उसी प्रकार से सभी को आपको समझ में आना चाहिए। जब संसद का नाम बोलेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि 3 चीजों के मिलने से, 3 सिस्टम के मिलने से संसद का निर्माण होता है। आप जब आगे पढ़ोगे तो अनुच्छेद 79 इसी में आएगा। अनुच्छेद 79 हम लोग का कहेगा कि 3 चीज, एक का नाम सभी लोग जानते हो लोकसभा, दूसरा का नाम हम लोग देखेंगे राज्यसभा और तीसरा का नाम हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति। आपसे कभी भी संसद का बात कहे तो आप ध्यान दोगे संसद का मतलब तीनों के मिलने से संसद होते हैं। संसद मतलब केवल लोकसभा और राज्यसभा नहीं सोचिए, लोकसभा और राज्यसभा के साथ राष्ट्रपति को मिला देंगे तो ये संसद हो जाएगा केंद्र का। आगे फिर पढ़ेंगे कि राज्यसभा को ही उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। दोनों के चुने जाने की योग्यताएं अलग अलग है, दोनों एक कभी विघटित नहीं होता, इसलिए उच्च सदन है। किस प्रकार से चलता है तो हम लोग आगे कार्यपालिका में पढ़ेंगे। अभी विधायिका जब आएगा सेक्शन तो हम लोग इसको लोकसभा राज्यसभा पूरी डिटेल देखेंगे। अब इसमें हम लोग को अभी बेसिक आपको केवल जानकारी दे दें कि लोकसभा में आप सभी लोग जानते हैं कि 2 प्रकार से लोग सदस्य बनते हैं और राज्यसभा में भी 2 प्रकार से सदस्य बनते हैं। और लोकसभा या राज्यसभा के जो भी सदस्य होंगे तो इन सदस्यों को एक पार्लियामेंट के मेंबर हैं, इसीलिए इनको एमपी कहेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी कोई व्यक्ति राज्यसभा का भी सदस्य है तो एमपी साहब है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। राज्यसभा के भी सदस्य है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो तभी होंगे। बाकी लोकसभा में मुख्य रूप से कुल सदस्यों की संख्या आप जानते हो 545 है, जिसमें राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। बाकी 543 सीटों के लिए चुनाव होता है। यानी लोकसभा में जो प्रधानमंत्री है वो 543 सीटों के चुनाव में 50% प्लस 1 जो लाएंगे वो यहाँ पे हेड बनेंगे। बाकी राज्यसभा ये 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति यहाँ पे निर्वाचित नहीं मनोनीत करता है। ठीक उसी प्रकार राज्यसभा में अगर हम चले तो इसमें कुल सदस्य की संख्या 245 है, जिसमें 233 के लिए यहाँ भी चुनाव होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं और 12 किसी विशेष क्षेत्र में, खेल में, संगीत में, अन्य चीजों से मनोनीत का मतलब हो गया सीधे राष्ट्रपति उनको भेज दिए कि हाँ ये सचिन तेंदुलकर खेल में बहुत अच्छा है, हम पब्लिक से पूछने की जरूरत नहीं है, इनका डायरेक्ट मनोनयन कर दिए 12 में, ये राष्ट्रपति को पावर है। तो जहां पे पब्लिक से, जनता से बिना पूछे सीधा कोई हायर अथॉरिटी किसी को चुन देता है तो उसको कहते हैं कि मनोनीत किए गए। मतलब जैसे क्लास में हम अगर किसी लड़के को कह दें कि यही क्लास का मॉनिटर होगा तो वो लड़का चयनित नहीं है, उसके विद्यार्थियों ने क्लास को चुना नहीं है, मैंने उसका मनोनयन किया है।
ये सब बेसिक बात अभी बहुत बार आपको सुनना होगा, अभी तो केवल बता रहे हैं कि आपके अंदर इतनी बात कम से कम जानकारी होगा तो आज का क्लास आप अच्छा समझ पाओ। तो हम लोग देख लिए संसद में 3 पार्ट हो गए, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। उसी प्रकार से अब हम लोग मुख्य रूप से सबसे इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। बिल्कुल जैसे रंजन गोगोई जी को अभी चुना गया तो डायरेक्ट चुना गया तो मनोनीत हो गए, मनोनीत कहलाएंगे। राज्य में भी आपको हमने बताया कि सेम उसी प्रकार से जैसे यहाँ राष्ट्रपति है वहां राज्यपाल होंगे, जैसे यहाँ लोकसभा है वहां विधानसभा होंगे, ये दोनों मिला देंगे तो वहां विधानमंडल कहलाएगा। भारत के 6 राज्यों में ऐसी भी व्यवस्था है जहां राज्यसभा के टाइप में विधान परिषद है और विधान परिषद सभी में नहीं है। ये विधान परिषद सिर्फ 6 राज्य में है, बाकी राज्यों में केवल विधानसभा है। विधानसभा में आप देखते हो या विधान परिषद में देखते हो एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको एमएलए कहते हैं। विधान परिषद डायरेक्ट पब्लिक से फिर उसी प्रकार नहीं चुना जाएगा। इसमें भी अब विशेषज्ञ लोगों की चुनाव होगी, शिक्षक प्रतिनिधि अलग होंगे, बाकी अन्य चीजों के अलग होंगे, ये डायरेक्ट ग्रेजुएट वाले अलग चुने जाएंगे। डायरेक्ट जनता विधान परिषद में सीधा सब लोग वोट नहीं करते, हाँ विधानसभा में सब लोग वोट करते हैं। इसीलिए जनरली कंसेप्ट हुआ कि विधान परिषद की जरूरत नहीं है, इसमें चुने हुए लोग पेंशन लेंगे, वेतन लेंगे, बहुत तरह की बात करेंगे, इसलिए बहुत जरूरी नहीं है। फिर हुआ कि नहीं, कम से कम क्रीम लोग चुन करके आते हैं, लोकतंत्र है और उसमें इन लोग के भी विचार लिए जाते हैं तो ये कहीं ज्यादा बेहतर निष्कर्ष निकल के आएगा। तो कई जगहों पर इसको लागू भी किया गया। लेकिन अब हम लोग समझ गए विधानसभा के राज्य के आबादी के अनुसार से हर राज्यों के विधानसभा के सीट अलग अलग होते हैं। इसमें एक चीज हर जगह वैसा नहीं है कि आपका यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसे फिक्स है, ये भी राज्यों की जनसंख्या के अनुसार से अलग अलग होते हैं। अब ये तो बेसिक बात आपको हमने की है जिससे आप ये संघ के बारे में आप समझ पाए। इसके तीनों प्रोग्राम आपको पढ़ना है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब यहाँ पे आज का क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। आज सबसे महत्वपूर्ण क्लास आपका है जिससे अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये टॉपिक आपका है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संघ के कार्यपालिका के जो प्रमुख है वो हमारे राष्ट्रपति हैं। पहले हम लोग राष्ट्रपति देखेंगे, फिर उपराष्ट्रपति देखेंगे। तो राष्ट्रपति के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से इनके बारे में अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 62 तक इनके बारे में एक विशेष चर्चा की गई है। कौन भारत के राष्ट्रपति हो सकते हैं, क्या उनकी पात्रता होगी, कौन इनको शपथ दिलाएगा, कैसे इनका चुनाव होगा, ये किसको अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, ये पूरी डिटेल बात हमारे संविधान में अनुच्छेद 52 से 62 तक में वर्णन है। जैसे ही हम 63 अनुच्छेद आ जाएंगे तो ये उपराष्ट्रपति फिर हो जाएगा। तो आज के क्लास में सभी को खूब ईमानदारी पूर्वक राष्ट्रपति के बारे में जो भी बात समझा है उसको खूब सीखना है, अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 62 तक। और 52 से 62 की बात अभी हम आपको प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग इस क्लास को प्रारंभ करें। सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग का, अब इसमें 2 बात सब लोग ध्यान रखना, अनुच्छेद याद करना जरूरी नहीं है, इन अनुच्छेदों में जिन बातों को बताएंगे वो ध्यान रखना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि अनुच्छेद 52 क्या करता, 53 क्या करता, 54 क्या करता, ये याद करें। हाँ जरूरी है 52, 53, 54 या जो 62 तक कहीं कहीं युक्तियां हैं उसको दिमाग में बैठा है, प्रश्न उसी से रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले अनुच्छेद जो हम लोग देख रहे हैं ये 52 जो हम लोग का कहता है उसको सुने। अनुच्छेद 52 बहुत ही सरल है, ये सबको याद होगा। ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। एक राष्ट्रपति होने की बात हमारा अनुच्छेद 52 कहता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि विशेष स्थिति में दो आदमी को राष्ट्रपति चुन देंगे। हमारे देश में एकदम अनुच्छेद 52 स्पष्ट करता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। इसका वर्णन हमारे अनुच्छेद 52 में मिलता है। तो अनुच्छेद 52 को हम समझते हैं कि सभी बच्चे को बिल्कुल क्लियर होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका होगी वो पूरा शक्ति राष्ट्रपति में निर्भर होगा। यानी संघ कार्यपालिका की जो शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगा और यही राष्ट्रपति सभी सेना का प्रमुख होगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, भारत में जल सेना, थल सेना, वायु सेना, सभी सेना का प्रमुख हमारा राष्ट्रपति है। ये अनुच्छेद 53 कहता है। और केंद्र का जो पूरे कार्यपालिका है इस सभी की शक्ति हमारे राष्ट्रपति में निहित होगी। ये अनुच्छेद 53 कहता है। तो 52 और 53 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, एक बार केवल सुनने मात्र का जरूरत है। ये दोनों का काम खत्म, छोटे छोटे खंड में पढ़ते जाए, याद भी होते जाए। अनुच्छेद 52 कहा कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 53 कहा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति हमारे राष्ट्रपति में निहित होगा और राष्ट्रपति सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च पदाधिकारी होगा, सबसे प्रमुख होगा। तो 52-53 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है अनुच्छेद 54। और हम समझते हैं कि अब जो लोग अनुच्छेद 54 पर ध्यान दोगे तो उन लोग से अब प्रश्न बनने लगे। हमने पहले भी बताया कि अनुच्छेद 54 में कहता है कि इंपॉर्टेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है 54 में क्या करता है। इन बातों से प्रश्न आपके रहेंगे। 54 सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 मायने में है। पहला, इसका सबसे बड़ा महत्व है कि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे, ये निर्वाचन में भाग लेने वाले का वर्णन है। अनुच्छेद 54 कहता है कि निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल होगा इस निर्वाचक मंडल की चर्चा हमारे अनुच्छेद 54 में है। यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो ऐसा होगा जिसके अंदर सभी सेना की शक्ति होगी, वो कार्यपालिका का प्रमुख होगा और उसको कौन चुनेगा, ये निर्वाचक मंडल की चर्चा हमारे अनुच्छेद 54 में। तो सबसे पहला तो मेन क्वेश्चन आपको यहीं से आते हैं कि आखिर जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो निर्वाचक मंडल हम लोग इंपॉर्टेंट इसमें है कौन कौन लोग उनको चुनेंगे। क्योंकि भारत एक गणतंत्र है और गणतंत्र देश में राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होते हैं, मनोनीत नहीं होते। और राष्ट्रपति को चुनने के लिए डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेते, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही हमारे राष्ट्रपति को चुनते हैं। और इसमें आपको अभी जो हमने समझाया बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव में 2 ही मेन लोग भाग लेंगे। एक तो आप समझ गए संसद के सदस्य भाग लेंगे और दूसरा नंबर आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे विधानसभा के सदस्य लोग भाग लेंगे। तो बात फिर से जरा सुनना है, सुनिएगा तो एकदम याद होकर चला जाएगा। राष्ट्रपति 2 प्रकार के लोग चुनेंगे, जनता से चुने हुए प्रतिनिधि। तो हम लोग के यहाँ चुनाव 2 का होता है, विधायक का चुनाव, एमपी का चुनाव। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव में गए वो संसद है और संसद के जो भी सदस्य होंगे इसमें दोनों सदस्य की बात है, लोकसभा के भी सदस्य की बात है और राज्यसभा के भी सदस्य की बात है। जो व्यक्ति लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं, मनोनीत नहीं। अब जिसको राष्ट्रपति ही मनोनीत करते तो राष्ट्रपति को वोट देगा, ये सही नहीं।
के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा तथा राज्य के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, जो कि विधान परिषद सभी राज्य में नहीं है, हमने बताया सिर्फ 6 राज्य में, तो बाकी राज्य क्या करें? फिर तो वोटिंग में गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए विधान परिषद के सदस्यों को वोट देने का अधिकार नहीं है। विधानसभा के जितने भी सदस्य होंगे, जो सदस्य सिर्फ चयनित होंगे, मनोनीत नहीं। विधानसभा में भी राज्यपाल मनोनीत सदस्यों को करते हैं, उन लोगों का मनोनीत शब्द एकदम दिमाग से हटा देना। चयनित सदस्य जो लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में चुनाव जीत करके जो सदस्य आए हैं, उन सभी सदस्यों को निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। इन्हें वोट देने का अधिकार है। इसमें केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं थी, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं होते। लेकिन बाद में जब 70वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में 2 राज्य, एक दिल्ली, दूसरा राज्य आप जानते हो पुडुचेरी, ये दोनों राज्य में विधानसभा भी है और वहां मुख्यमंत्री होते हैं। तो विधानसभा में जो भी सदस्य केंद्र शासित भी है, अगर वो चुने जाते हैं तो उन सदस्यों को वोट देने का अधिकार होगा, और इसीलिए दिल्ली और पुडुचेरी भी इसमें शामिल हो गया। तत्कालिक में आपको लग रहा होगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी अलग हुआ है, तो लद्दाख ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां किसी प्रकार की विधानसभा नहीं है, वहां मुख्यमंत्री नहीं होंगे, इसीलिए लद्दाख में कहीं चुनाव की बात नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा है और वो पहले से भी रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले एक था, इसीलिए जम्मू कश्मीर में पहले से विधानसभा के सदस्य इसके निर्वाचक मंडल के सदस्य में शामिल थे। और इसीलिए नया भी जो प्रक्रिया में केंद्र शासित बना, तो विधानसभा जहां है वो वहां वोटिंग देंगे, तो ऑटोमेटिक उनके सदस्य भी वोट देने के अधिकार होंगे, जम्मू कश्मीर के होंगे, लद्दाख के नहीं होंगे। तो अब इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखें, अनुच्छेद 54 से प्रश्न आपको पूछे जाए। यहाँ पे आप सभी लोग समझ गए होंगे, लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, जिसमें 543 चुने जाते हैं, तो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। यहाँ आपको बताएं, राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, 12 का मनोनयन होता है, 233 यहाँ पे हो गया। बाकी हर राज्य के अपने विधानसभा में सदस्य संख्या अलग अलग होते हैं। बड़ा राज्य है तो ज्यादा विधानसभा सदस्य होंगे, छोटे राज्य है तो विधानसभा के सदस्य कम होंगे। जितने भी होंगे उन सभी को वोट देने का अधिकार है जो चुन करके आए हैं। दिल्ली और पुडुचेरी के भी जो भी चुन करके सदस्य आए हैं, उन लोगों को वोट देने का अधिकार होगा, और इतने लोगों के वोटिंग से राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ये हमारा अनुच्छेद 54 कहता है। तो 54 में क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें बार बार कहा है कि राष्ट्रपति को कौन चुनता है, ये क्वेश्चन है। और जो बच्चे यहाँ पे ध्यान देते जा रहे हैं उनको परमानेंट याद होते जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव में जिन निर्वाचक मंडल की बात है, तो उसमें जनता सीधे नहीं चुनते, जनता के प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनते हैं। और जनता के प्रतिनिधि 2 प्रकार के होते हैं, एक विधायक चुनते हैं, एक एमपी चुनते हैं। विधायक हमारे विधानसभा के सदस्य होते हैं, और एमपी या तो हमारे राज्यसभा के सदस्य होंगे, या फिर हम लोग देखें कि वो लोकसभा के सदस्य होंगे। तो लोकसभा के चयनित सदस्य, राज्यसभा के चयनित सदस्य और सभी राज्य के विधानसभा के चयनित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के चयनित सदस्य, इसी में अब शामिल हम लोग समझ सकते हैं जम्मू कश्मीर के जो है विधानसभा के चयनित सदस्य, इन सभी को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 54 हम समझते हैं कि सभी लोग का एकदम स्पष्ट हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का अभी चलेगा अनुच्छेद 55। इसमें अनुच्छेद 55 मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसमें है कि याद नहीं करना है, जो बातें हम इसमें सुनाने जा रहे हैं वो दिमाग में बैठा लेना है। जैसे हम कभी भी पूछे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन-कौन भाग लेगा, कहेगा कि सर एकदम याद है आपको, एमपी साहब लेंगे और विधायक जी लेंगे। एमपी साहब 2 तरह के हो गए, एक या तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, क्योंकि संसद का निर्माण 3 चीजों से हुआ, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य चयनित हुए हैं वो लोग वोट देंगे। विधानसभा के जो भी सदस्य चयनित हुए हैं सभी राज्य के, वो वोट देंगे। दिल्ली है, पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर है, ये सभी के विधानसभा के भी सदस्य वोट देंगे, बस इसके अलावा कोई नहीं देंगे। उल्टा क्वेश्चन आएगा, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, और उसमें रहेगा लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के चयनित सदस्य। तो विधान परिषद के चयनित सदस्य भाग नहीं लेते। तो क्वेश्चन तुमको ऐसे पूछा जाएगा, और वही बात तुम्हें ध्यान रखना। चलिए तो हम लोग अनुच्छेद 55 पे आ जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 55 अगर आप समझ गए तो पूरे स्टेट राष्ट्रपति का समझो, समझ गए। मेन यही है, अनुच्छेद 55 में हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। किस प्रकार से उनका निर्वाचन होता है, इस निर्वाचन प्रक्रिया का वर्णन हमारे अनुच्छेद 55 में किया गया है। तो हम समझते हैं कि अनुच्छेद 55 हमारे सभी लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अनुच्छेद 54 कहता है कौन लोग निर्वाचन में शामिल होंगे, और अनुच्छेद 55 कहता है कि जो शामिल होंगे वो किस प्रकार से वोटिंग देंगे। इन निर्वाचन की प्रक्रिया को समझिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन बाकी चुनाव से अलग है। हम लोग जो चुनाव में वोट देते हैं उसमें एक ही चीज समझते हैं, जिनको ज्यादा वोट मिल गया 50% प्लस 1 ये निकल गए, ये नंबर ऑफ व्यक्ति के अनुसार चलता है। लेकिन राष्ट्रपति में वैसी बात नहीं है। राष्ट्रपति के लिए सबसे उपयुक्त एक शब्द का प्रयोग किया गया है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे एकल संक्रमणीय पद्धति। एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय पद्धति। ये दोनों क्या है, जिन बच्चों को पूरा ध्यान यहाँ पर रहेगा तब इसको समझ पाओ। ये एकल संक्रमणीय पद्धति क्या है और फिर एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, इन दोनों चीज को हम लोग को समझना होगा। और हम थोड़ा सा यहाँ पर आपका ध्यान चाहेंगे जिससे कंसेप्ट आपका ठीक हो जाए। सुनो अब ठीक से, कहने का सेंस क्या है। देखिए, जितना वैल्यू हमारे वोट का है, मान लो टीचर कई है, आप लोग भी ये वाला सिस्टम रखते हो, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब बताओ, आपको भी मान लो 10 टीचर से पढ़ रहे हो, तो गिनती के लिए 10 टीचर है, 10 टीचर है, ये गिनती है। और आपकी इच्छा हुई कि हम सभी सर से राय लें कि सर इसका फॉर्म भरे या नहीं, हम बीपीएससी की तैयारी करें या नहीं। आपकी इच्छा राय लें, और फिर आप सोचें कि अगर 10 टीचर में 50% प्लस 1 मैंने 5 और 1 6 टीचर बोल दे कि तैयारी करिए तो करेंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं करेंगे। ये सामान्यतः निर्वाचन की प्रक्रिया हो, लेकिन इसको अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं कहते। और दूसरा नंबर बात है कि आप मान ले हम राहुल सर से पूछ रहे हैं, तो राहुल सर कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप इसका एक आइडिया लिए कि राहुल सर के पास 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर किसी एक टीचर से पूछ रहे हैं, गांव के टीचर है, इनके पास 10 बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर हम किसी टीचर से पूछ रहे हैं तो उनके पास 20,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर एक टीचर से पूछ रहे हैं उनके पास 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अब बताओ, क्या सभी टीचर समान प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो नहीं, कोई 10,000 का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कोई 10 का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो अब जितना वैल्यू हम 10,000 लड़कों को
टीचर का देंगे, क्या उतना ही वोट का मूल्य 10 लड़के के पढ़ाने वाले टीचर को देंगे? बात को सुनना है, तब तुम्हें ये शब्द क्लियर होगा। 10 लड़के को पढ़ाने वाले टीचर का वैल्यू क्या हम उतना ही देंगे जितना 10,000 बच्चों को पढ़ाने वाला टीचर बोल रहा है उसका वैल्यू देंगे? तो आपके मन में निश्चित रूप से ये होगा कि नहीं, जो ज्यादा वैल्यूएबल टीचर है उनके बात पर हम ज्यादा ध्यान दें। आप मान लें कि छोटे-छोटे गांव के कई आदमी से पूछे और उन सभी ने वोट दिया कि नहीं तैयारी करो, लेकिन आपने देखा कि इसका 100 बच्चा है, इसका 10 बच्चा है, इसका 50 बच्चा है, इसके पास 300 बच्चा है। ये 100 कहा कि किसी की तैयारी नहीं करो, लेकिन आप एक आदमी कहा कि तुम तैयारी करो हो जाएगा, तो तुम देखा कि नहीं, ये 10,000 के पार है, कितने को पार लगा दिया है, तो हम यही करेंगे। एक सिंगल वोट तुमको दिया, फिर भी तुम इसी का काम किया, क्योंकि तुमने क्या किया, ये 50% प्लस 1 है। सामान्य निर्वाचन पद्धति को हटा करके कितने व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस प्रतिनिधित्व के अनुपात में आपने जो वैल्यू दिया, इसी को अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। देखो एकदम सिंपल बात, अपने से समझोगे तो राष्ट्रपति समझ में आ जाएगा। नहीं तो कई बच्चे को डर ही जिंदगी भर समझ में नहीं आता कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होता है। ये कहने का सेंस अब समझाएंगे तो तुम्हें लगेगा कि सर बहुत आराम से समझ गए। अब बताओ, यूपी की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो यूपी का एक जो हमारा विधायक होगा, और सिक्किम की आबादी बहुत कम है, अरुणाचल प्रदेश की आबादी बहुत कम है, तो अरुणाचल का एक विधायक का वैल्यू क्या उतना होगा जो यूपी में होगा? अब किसी गांव में मान लो 100 ही व्यक्ति है और ये 10-20 वोट ला करके जीत गया, और कहीं 50,000 आबादी है और यहाँ बहुत ज्यादा कसम के बाद तब ही जीता है, तो निश्चित रूप से ये ज्यादा लोग का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये कम लोग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और भारत का राष्ट्रपति वैसा होगा जो मैक्सिमम जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों से बनेगा। इसीलिए जो ज्यादा आबादी वाला राज्य है उसके एक विधायक के वोट का वैल्यू ज्यादा होगा जो कम आबादी का राज्य है उसके वोट के वैल्यू से। और इसीलिए दोनों ही विधायक है, दोनों कहेगा कि हाँ ये राष्ट्रपति बने, लेकिन दोनों के कहने से भी ये नहीं होगा कि 1 और 1 दोनों टाई कर गया। यहाँ होगा कि कौन बोला है, तो यूपी का वोट है तो इसके एक विधायक का वोट मूल्य इतना है, ये अरुणाचल प्रदेश का है इसके एक विधायक के वोट का मूल्य इतना है, ये ज्यादा मूल्य का है तो इसकी जीत होगी। देखो 1-1 बराबर रहने पर भी इसका वैल्यू ज्यादा होगा। यानी अब आप एक इंपॉर्टेंट पहले तो टर्म आपको हम समझा दें, फिर धीरे-धीरे पद्धति को जब समझेंगे तो आपको इंटरेस्ट आने लगेगा कि बड़ा मजेदार सेक्शन हम लोग को पढ़ना। पहला तो आप लोग समझ गए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, मतलब प्रतिनिधित्व का मतलब कितने लोग को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस अनुपात में ही मेजॉरिटीज अलग दिया जाना, ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। ये राष्ट्रपति के लिए स्पेशल यूज होता है। और दूसरा नंबर कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। एकल संक्रमणीय पद्धति का मतलब होता है जिसमें भी मान लेते हैं कि कई व्यक्ति खड़े हैं, पहला नंबर मान लो मीरा कुमार खड़े हैं, रामनाथ कोविंद खड़े हैं, एक और व्यक्ति खड़े हैं, तो मान लो 2-3 व्यक्ति खड़े हैं, तो आपका वोटिंग 2 प्रकार से होते हैं। पहला तो आप जिसको चाहते हैं वहां पे एक मोहर लगा दीजिए, चले आइए, तो ऐसे वोटिंग को एकल संक्रमणीय पद्धति नहीं कहते। दूसरा जो इंपॉर्टेंट होता है उसको समझिए, जिस प्रकार के इलेक्शन में आप अपना वरीयता क्रम दीजिए कि आप किसको चाहते हैं, तो आपको इच्छा है कि रामनाथ कोविंद को मेन चाहते हैं तो यहाँ 1 दीजिए, फिर बताइए कि अगर ये नहीं होंगे तब किनको चाहते हैं, उनमें 2 दीजिए, और लगे कि दोनों में कोई नहीं तो नीचे 3 दीजिए। अगर किसी भी चुनाव में वरीयता क्रम के अनुसार वोटिंग देना होता है तो वैसे इलेक्शन को एकल संक्रमणीय पद्धति के नाम से जानते हैं। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जो हमारे एमपी है, जो हमारे विधायक है, वो लोग वहां पे अपना वरीयता का क्रम देते हैं कि हम पहला नंबर इनको चाहते हैं, अगर गड़बड़ होंगे तो दूसरा इनको चाहते हैं, अगर भी आते हैं तो तीसरा हमारा ये है। और जिसमें भी वरीयता क्रम अगर दिया जाता है तो आप समझ लोगे कि वो एकल संक्रमणीय पद्धति है। और इससे भी बढ़कर एक नया चीज इसमें होता है, इसमें एक खास मैजिक नंबर होगा कि कुल योग इतना लाना होगा, अगर कोई नहीं लाए हैं तो सबसे लास्ट जिनका तीसरा वरीयता क्रम है उनके पूरे वोट को हटा दिया जाएगा और बाकी जो है उनमें बांट दिया जाएगा और तब जो पहले अचीव किए उनको चुना जाएगा। ये एकल संक्रमणीय पद्धति। अभी दोनों बात की हम चर्चा करेंगे, आपको मुख्यतः क्वेश्चन इसी से आएगा, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये दोनों शब्द आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब हो गया हर राज्य के विधायक का, एमपी का अलग-अलग वेटेज देना, और एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। अब एकल संक्रमणीय क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है, इस पर थोड़ी डिटेल चर्चा करते हैं। आपके मन में स्वाभाविक बात है आना कि सब कैसे निकालेंगे किस राज्य का कितना ज्यादा वेटेज होगा, तो हम लोग अभी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को समझते हैं। जरा खूब बढ़िया से समझिए ये है क्या। तो हर राज्य में अब जरूर विधायक होगा, हर राज्य के अपने अपने विधायक होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, मान लो बिहार में 243 विधायक हमारे हैं, तो ये 243 विधायक हैं, तो इसमें कोई दल भी जारी नहीं कर सकता कि आप इनको वोट नहीं दीजिए, गुप्त मतदान होता है, जो जिनको दीजिए। और इस बिहार के एक विधायक का मत मूल्य होगा, वोट का मूल्य होगा, इसी मूल्य के अनुसार से देखो हर राज्य में अपना अपना यहाँ पे इलेक्शन हुआ, ये बिहार का एक पेटी है, सब विधायक इसमें डाल दीजिए और उसके बाद ये पेटी जाएगा, तो बिहार के मूल्य के अनुसार से जुटेगा। और सारे विधायक जो बिहार के विधायक हैं इनका वोट का वैल्यू एक ही होगा, कौन विधायक इनको वोट दिए ये पता नहीं चलेगा, गुप्त मतदान होगा, लेकिन सभी विधायक बिहार के हैं तो सबका मत मूल्य बराबर होगा। और एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकालेंगे, तो हमने बार बार आपको बताया कि इसके लिए मेन जनसंख्या इंपॉर्टेंट है, तो उस राज्य की कुल जनसंख्या ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे विधानसभा के सदस्य हैं, ये विधानसभा सदस्य से भाग दे दे और जो आए उसमें 1/1000 से गुणा कर दे, इसका जो मान आएगा वो एक विधायक के मत का वैल्यू होगा, एक वोट का उसका ही मूल्य होगा, और उसी के अनुसार से वरीयता क्रम ऊपर नीचे होगा। फिर से बात समझिए तो आपको लगेगा कि हाँ अब बात हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया। जैसे मान लेते हैं कि किसी भी राज्य में, अगर मान लेते हैं कि हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ की आबादी है किसी राज्य में, और मान लें 1 करोड़ की आबादी में 100 विधानसभा में सीट है, तो एक विधायक का मूल्य जिस राज्य की आबादी 1 करोड़ है उसमें 100 विधानसभा में सीट है, तो इसको हम पहले निकाल लेंगे, जितना आएगा उसमें फिर 1000 से भाग देंगे हमेशा सभी राज्य में, तो अब 1000 से भाग लगा दिए तो ये 1000 बचा, मतलब एक विधायक के वोट का वैल्यू 1000 है उस राज्य का जिसकी आबादी 1 करोड़ हो और जहां निर्वाचित सदस्य की संख्या 100 है, हम लोग एक विधायक के वोट का वैल्यू निकाल लिए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझ पा रहे होंगे कि हम लोग कितना मजे में, कोई भी राज्य है तो उसके एक विधायक का वोट का वैल्यू निकालें। ऑब्जेक्टिव कभी-कभी आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में किस राज्य के विधायक का मत मूल्य सबसे अधिक होगा, तो डेफिनेटली उत्तर प्रदेश बोले, राजस्थान देखने में पड़ा है, हमें क्षेत्रफल से मतलब नहीं है, जनगणना से मतलब है, जनसंख्या से मतलब है।
सबसे कम मत मूल्य वाला राज्य कौन है? ये भी पूछता है। ये दोनों कितना है ये नहीं पूछे, लेकिन आपको दे सकता है बेहतर परीक्षा में, एसएससी वगैरह में बेहतर क्वेश्चन है कि बताओ राष्ट्रपति के चुनाव में किस राज्य के विधायक का मत मूल्य सबसे कम है? वेरी गुड, देखिए मुझे बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये राष्ट्रपति के चुनाव में सिक्किम के विधायक का मत मूल्य सबसे कम है। गोवा की आबादी कुछ देखिए सही है, जनसंख्या पर डिपेंडेंट है और सिक्किम की सबसे कम है। यहाँ एक विधायक का मत मूल्य केवल 7। और सोचो सिक्किम का 100 विधायक भी मिल जाए तो एक विधायक की बराबरी नहीं करे, तो समझ सकते हो कि यूपी के विधायक का राष्ट्रपति के चुनाव में कितना ज्यादा वैल्यू है। और कभी-कभी मान लो बिहार राज्य से तुम हो तो आपसे पूछा जाए कि बताओ बिहार के विधायक के एक मत मूल्य कितना होगा? बिहार के विधायक के एक विधायक का मत मूल्य कितना है? तो आपको अब इसके लिए बिहार की कुल जनसंख्या चलेगी, बिहार में निर्वाचित सदस्य की संख्या चलेगी, गुना 1/1000 चलेगा, तो ये लगभग 173 आ जाता है। 173 बिहार के एक विधायक के मत मूल्य का मान। अब हम लोग यहाँ पर देख लिए, यानी बिहार, यूपी, ये सभी जो देख रहे हो, इन सभी का वेटेज राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे ज्यादा है। बिहार का एक विधायक सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा, 243 के सीट से गुना करोगे इतना कुल मत मूल्य हो जाए। ये नहीं समझना कि 1 लाख राष्ट्रपति को वोट पड़ा तो 1 लाख आदमी वोट दिए, एक विधायक वोट दिए तो उनका इतना वेटेज है। एक एमपी जो देंगे उसका वेटेज निकालेंगे और तब तय होगा। इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात एक चीज ध्यान देना है, आखिर कुल जनसंख्या कब का लिया जाए? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बहुत बेहतर प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कुल जनसंख्या कब की जनसंख्या लिया जाता है? तो आंसर होता है 1971 की जनगणना के आधार पर एक कुल जनसंख्या लिया जाता है। ये नहीं कि रिसेंट डाटा का प्रयोग हम लोग नहीं करते। और ये भी कहा हुआ है कि 2026 तक राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा ये 1971 की जनगणना के आधार पर ही किया जाए। इसका मतलब है कि 2026 तक जो भी डाटा जनगणना का बदलते रहे, बढ़ते रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। ये नहीं कि 2011 में जनगणना हुआ, 2021 में जनगणना हुआ तो मत मूल्य बदलेगा। ये 2026 तक उसी जनगणना से चले। और इसीलिए 71 से 2026 तक हम लोग पूरे 1971 के जनगणना पर एक विधायक के मत मूल्य, एक सांसद के मत मूल्य को हम लोग निकाल के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो अब तो ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग जो वोट देते हैं इसमें एक अनुपातिक जो हम लोग देख रहे हैं प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसमें हर राज्य का अनुपात वेटेज अलग अलग हम लोग दिए हैं और एक विधायक का मत मूल्य निकाल के हम लोग उसको जोड़ते हैं। इसके लिए सबको हम दिल्ली नहीं बुलाते, जो जहां विधायक है, बिहार को बिहार, यूपी को यूपी, सबका बक्सा अलग जाएगा, लिखा रहेगा बिहार का बक्सा है, एक विधायक का जो मत मूल्य है उसके अनुसार से मैथमेटिक्स चले। उसी प्रकार से अब आपको कहें कि एक सांसद का मत मूल्य क्या होगा, तो दो ही लोग को वोट देंगे, या तो विधायक वोट देंगे या सांसद वोट देंगे। तो एक सांसद का जो मत मूल्य होगा ये बिल्कुल स्पष्ट है, सभी विधायक के मत मूल्य, सभी विधायक के मत मूल्य, मतलब एकदम आसानी से आपको निकल जाएगा। एक विधायक का मत मूल्य एक राज्य का निकाले, 243 सीट है तो 243 से उसको हम गुणा कर दिए। अब आपको ध्यान रखना है सभी विधायक का मत मूल्य हम लोग करेंगे और उसमें फिर वही चीज है, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों की, लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों के निर्वाचित जो सदस्य हैं उसकी संख्या से हम जब भाग देंगे तो एक सांसद का मत मूल्य निकल जाएगा। तो सभी विधायक के मत मूल्य जब लोकसभा और राज्यसभा इसके मत मूल्य से संख्या से भाग देंगे तो एक सांसद का मत मूल्य निकल जाएगा। और इसी मत मूल्य से हम लोग को बेस क्लियर हो चुका है कि एक वेटेज के अनुसार से सभी सांसद नंबरिंग देंगे, एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर एक वोट देंगे, ये निर्वाचन की प्रक्रिया होगी। वोट देने के बाद मतगणना के लिए सबसे पहले देखा जाएगा कि मान लेते हैं कुल मिलाकर के सभी एमपी, सभी विधायक, और हम लोग देखें कि कुल मत का मूल्य 10 लाख है। अब मान लो कि कुल मत का मूल्य 10 लाख है तो गिनती कैसे होगी? 10 लाख बटे 2 मतलब 5 लाख और प्लस 1, 50% प्लस 1, 5 लाख एक जिनका आ गया वही निर्वाचित होंगे। 5 लाख एक जिनका आ गया मतलब एक विधायक का मूल्य एक नंबर पे जिनका जिनका है उनका जोड़ा जाएगा, जिनका आ गया 5 लाख एक तो डायरेक्ट निर्वाचित हो गए। अगर सीधा एक राष्ट्रपति खड़ा है निर्वाचन हो जाएगा, दो खड़े हैं तो अपने से एक को आ ही जाएगा, 5, 6, 7, 8 आदमी खड़े हो जाएंगे तब वो नहीं आए, तो सबसे नीचे वाला को हटा दिया जाएगा।